नमस्कार सर। नमस्कार सर। कमलेश नमस्कार। सर, मैं मुकुटमणि गर्ग आप सभी के साथ। बताइए कमलेश सर, क्या हाल है आपके? सर ऐसे एज आप फाइनेंस गुरु हैं तो नहीं, एज ए फाइनेंस गुरु ना कहिए कमलेश जी, हम तो एक आम व्यक्ति हैं, लेकिन हाँ, हाँ, जो फाइनेंस के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं। बिल्कुल सर। बताइए सर। तो हमारा ये पहला सवाल है कि सर एक आम आदमी जो अपने बैठिए, जीवन आराम में से बैठिए, जी कंफर्टेबल सर। बैठिए। हाँ, एक आम आदमी जो एक नॉर्मल इनकम करता है, हम्म। तो जब उसको सडनली किसी हैवी इनकम फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हेल्थ इश्यूज़ हो गए या सडन कुछ भी, तो उस समय वो काफ़ी तकलीफ़ें उठाता है, काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो अपने नॉर्मल से इनकम में वो किस प्रकार से अपने फाइनेंस को मैनेज करे कि इन सब चीज़ों से, जैसे हेल्थ इश्यूज़ हो गए या बिल्कुल। सडन कोई मैं कमलेश एजुकेशनल हो सर, मैं गए, आपकी बात को समझ जी, रहा हूँ। देखिए कमलेश इसको सर, ओवर पहले तो एक बात को समझना होता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। जी सर। लेकिन इसके साथ में हमें एक आवश्यकता और जोड़नी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा। अब सुरक्षा किस प्रकार की है? सुरक्षा ये नहीं है कि हमें आसपास के गुंडों से सुरक्षा है। सुरक्षा हमारे आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखने की है। जी, जी। राइट ना? अब इसके लिए क्या होता है, एक आम व्यक्ति क्या करता है, वो सब रेट रेस, रोटी, कपड़े, मकान में लगा रहता है। और जैसे ही कोई बीमारी पड़ जाए, उसका सारा सेविंग, पूरी घर की स्थिति, हो सकता है कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी पड़ी हो, वो भी बेचनी पड़ जाती बिल्कुल है, सर, बिल्कुल सर। तो वहां फंस जाता है। तो हमें जो है इनकम को किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए। पहले तो एक बात को समझ चलो कि अगर किसी आपकी इनकम कितनी है, एक एग्जांपल जी। लेता हूं मैं। कमलेश सर, आपकी उम्र कितनी है? 33 साल, 33 33 साल हो इयर्स। गए, मुबारक है, आप 30 साल से प्लस हैं। जी, और आपकी जो एवरेज इनकम कितनी हो सकती है? मान लीजिए एवरेज, मैं मानता हूं इनकम 1 लाख की हो सकती है, लेकिन मैं एक 40,000 पकड़ लेता हूं। जी, मोटा-मोटा 40 मैं हज़ार। 40,000 से पकड़ लेता हूं। देखो, लाख रुपए कहूंगा वो अच्छा नहीं है, क्योंकि एक आम व्यक्ति हाँ, तीस हाँ। चालीस हजार अगर 20,000 भी लेता है, तो पहली बात तो ये समझ लो, जो आपकी इनकम है, इनकम का 10% पार्ट तो आप हटा दो, आप एक साइड। तो हमें तीन चीजों के लिए पहले पैसे को बचाना चाहिए चाहिए तीन चीजों के लिए। मैं पहली चीज बता रहा हूं, सबसे पहले आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस इज नेसेसरी। मतलब हर जी सर। व्यक्ति को, चाहे आपके सरकार की हमारी योजनाएं कितनी हैं, बट उसके अलावा भी एक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो आपका फंड क्रिएट होता है। जैसे आपकी मान लो 33 साल की उम्र है, वो 33 साल की उम्र में आपको पता है कि एक इंश्योरेंस, अगर आपकी फैमिली से आप अलग हैं अभी, मान लो अगर फैमिली है, तो फैमिली के लिए भी आप समझिए 30,000 रुपए का आपका इंश्योरेंस होता है साल का एवरेज है। तो 2,500 महीना तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रखना ही रखना है। दूसरी चीज आपको एक रखनी चाहिए, टर्म प्लान। अब टर्म प्लान की कीमत जो होती है, वो तकरीबन 600-700 महीना एवरेज पड़ती है। तो 2 से 2,500 रुपए ये चलेगा, और 600-700 वो चलेगा आपके टर्म प्लान की। दो चीज आपकी हो गई, एक टर्म प्लान करा आपने, और एक आपने हेल्थ इंश्योरेंस का। 3,000 महीने का आपका काम खत्म हुआ। अब आपको देखना है कि क्या मैं बचा सकता हूं, और बचाने का तरीका क्या है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, सर बताइए। मैं एक चीज़ रोकना चाहूँगा कि ये टर्म प्लान को थोड़ा-सा प्रकाश में लाएँगे कि ये क्या है और कैसे देखिए, बेनिफिट करता है? टर्म प्लान का मतलब यह है कि अगर मैं आज का जीवन मेरा जी रहा हूं, और मेरे रहते रहते मान लो मैं मर गया आज, तो मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों की समस्या, मेरे बच्चों के लिए पैसा कौन देगा? खर्चा कहां से करेंगे? आज मान लो मैं सोच चलूं कि मेरे घर का जो खर्चा है तकरीबन 50,000 रुपए का है, एवरेज लेके चलता हूं मैं। बच्चों की फीस है, स्कूल फीस है, 50,000 से लाख रुपए है। अब लाख रुपए महीने मुझे चाहिए, या तो मेरे बाप दादा प्रॉपर्टी छोड़ जाए जिसका रेंट जी। आता रहे। लेकिन चलो, ऐसे हाँ, ये गलत तो शब्द बोल रहा स्पेशल हूं केस है। है, बट ये हाँ, अलग है। लेकिन अलग। अब मुझे लाख रुपए महीना चाहिए, तो कहां से लाऊंगा मैं? अब इसके लिए एक तरीका यह है कि यदि मेरे अकाउंट में किसी तरीके से 1 करोड़ रुपया हो, तो 1 करोड़ रुपए का 1% ब्याज ना आए, तो कम से कम 80,000 रुपए का ब्याज मुझे आता रहे मेरे बच्चों के लिए। तो 1 करोड़ रुपए कहां से आएगा? वो इकट्ठा करना तो बड़ा भारी काम है। तो ट्रम प्लान ये करता है, यदि मैं नहीं रहा, तो मेरे मेरे ना रहने पे 1 करोड़ रुपए सीधा बैंक मेरे अकाउंट में डाल देता है, इंश्योरेंस कंपनी मेरे अकाउंट में डाल देगी। अच्छा। तो वो क्या हुआ कि इंश्योरेंस का अमाउंट कितना गया, कुल 20,000 रुपए साल का, मेरी उम्र के हिसाब से चलूं तो 20,000 रुपए की, 20,000 में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल गया मुझे। 20,000 रुपए मेरा खर्चा साल का, मतलब 1,500 रुपए महीने का मेरा खर्चा हो गया। मैं तकरीबन अगर देखा जाए तो 5 रुपए रोज का भी खर्चा नहीं हुआ। 5 रुपए जी। रोज के खर्चे के बेस पर एक सिगरेट की कीमत भी नहीं है। तो मैंने अपने 1 करोड़ रुपए का सेव कर लिया। अगर मेरे को किसी तरीके से, किसी भी वजह से कहीं मेरी डेथ हुई, तो 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, और उसके रुपए के इंटरेस्ट से ही मेरे बच्चों का जीवन आगे चला जाए। तो ये है बिल्कुल टर्म सर। प्लान, जो जरूरी बिल्कुल होना सर। चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति सोचता है, भाई साहब अगर मैं पैसे दे रहा हूं, कल को मुझे, मैं नहीं मरा,
तो फिर तो मेरे पैसे गए। अरे भैया गए तो गए, लेकिन अगर मर गया तो? हाँ ये बात है, ये एक आम आदमी की सोच होती है हाँ, कि ये पैसे चले ये नहीं जो, जाएं। देखिए हिंदुस्तान में, दुनिया में गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है? गरीब ये इसलिए गरीब है क्योंकि वो उस फाइनेंशियल को समझना ही नहीं चाहता, बिल्कुल, और हार्ड सेविंग मनी जो है वो लॉस कर वो देता है लॉस वो। कर देता है जो पैसा बचाता। तो इसलिए जीवन में पहले आपको टर्म प्लान लेना जरूरी है। अच्छा। तो मैं एक बार कहता हूँ, बार हिप टिप सिप, हम बार बार क्यों कहते हैं हिप टिप सिप? टिप का मतलब टर्म इंश्योरेंस प्लान इज नेसेसरी। नंबर 2 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। अब आप बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गए, एक तो आप जो रोजमर्रा कमा रहे हैं वो कमाई आपकी रुक गई, और आप हॉस्पिटल गए। अब हॉस्पिटल खर्चा और बर्डन हो गया। अब बर्डन कहां से लाएंगे? पुरानी सेविंग सारी खत्म, गोल्ड सारा खत्म, प्रॉपर्टी पड़ी है तो वो खत्म। तब आप सही हुए, फिर आपने काम स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आप बीमार पड़े, आप घर गए, हॉस्पिटल में सही होकर आप आ गए। अब उसके पीछे भी एक कहानी और बताता हूं आपको। चलो आपने पूछ लिया तो कोई थोड़ा कंटेंट बड़ा हो जाती है चीजें। अब साथ में आता है पर्सनल इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अब पीपीएल इंश्योरेंस क्या होता है, उसमें एक बड़ा बेनिफिट है। अगर आप किसी वजह से हॉस्पिटलाइज होते भी हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको हॉस्पिटल में रहने का खर्चा भी देती है अलग से। मतलब 2,000 रुपए। अभी एक प्लान है, जैसे मैंने भी एग्जांपल एक प्लान लिया हुआ है, जो अगर मुझे कुछ दिक्कत होती है तो 50,000 रुपए एक वीक के मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मैं मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे पैर में फ्रैक्चर और मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पड़े रहने का, क्योंकि मेरी अर्निंग तो बंद होगी, मैं तो टीचर आदमी तो रोज पढ़ाता हूँ, रोज कमाता हूँ, तो 50,000 रुपए हफ्ते मेरे को इंश्योरेंस कंपनी मुझे देगी। वो हम सोचते ही नहीं यार, ऐसा भी होता है, और बहुत कम अमाउंट में हो जाता है, तकरीबन साल के 5 या 6 हजार रुपए में। साल के 5-6 रुपए गए, 2 रुपए रोज का खर्चा नहीं आया। बात समझे? 10 रुपए खर्च नहीं। अब 10 रुपए खर्चे के अंदर आपको पूरा इंश्योरेंस सेफ हो गया। आपको अगर आपको कुछ बात हो जाती है तो आपके घर में आर्थिक समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हर व्यक्ति को, एक नॉर्मल व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें टर्म इंश्योरेंस रखना है, हेल्थ इंश्योरेंस, 2 बात। उसके बाद आपको रखना है सेविंग। सेविंग कैसे रखनी है? लोग परेशान है सेविंग कितनी करें। देखो कायदे में तो ये कहा जाता है, जो मेरा मानना है, कि आपकी जितनी उम्र है, मान लो आपकी उम्र है 30 साल और आपकी 100 में से 30 को लेस कर दो, बचे कितने? 70। तो कायदा तो ये कहता है कि आप अपनी इनकम का 70% सेविंग करो, बट इट्स नॉट पॉसिबल। तो 70 नहीं कर सकते, 70 का 50 कर दो। और 70 का 50 कितना होगा? 35%। तो आपको अपनी इनकम का 35% सेविंग करना चाहिए। अब 35 को कैसे सेव करना है, उसका भी एक तरीका है। अब उस सेविंग का एक हिस्सा तो आप तकरीबन जो हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस में गया 10% वो खर्चा मान लो सेविंग नहीं है, उसको वहां फेंको, और 25% को सेविंग करो, और 25% को भी 3 जगह डिवाइड करो, 40-30-30 के रेशियो में। 40% करो हार्ड सेविंग, जिसको आप छू ही ना सको, निकाल ना सको जल्दी से। जैसे हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस हो गई है, कोई भी इंश्योरेंस फंड हो गया जिसको आपको निकालते हुए दर्द हो, जल्दी से ना निकले। और 30% ऐसा हो जब चाहो जब निकाल लो, लिक्विड पोजीशन हो, गोल्ड में लगा लो, या फिर म्यूचुअल फंड में लगा लो, या इक्विटी में लगा लो, ये आप कभी विड्रॉ कर सकते हो। जी, एक सर छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि सेविंग का मतलब जो हमारे सोसाइटी, मतलब कॉमन लोग जो समझते हैं, वो समझते हैं कि पैसे मैं बैंक में जमा करूं, तो ये प्रैक्टिस कहां तक सही है? नहीं, बैंक में सेविंग नहीं है। बैंक में पैसा रखना सेविंग ही नहीं है, वो तो आप अपनी वेल्थ को कम कर रहे हो। अच्छा। आप अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो। अब आपने मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं मानूं कि आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए, आपको 1 साल में कितना मिलेगा बैंक से? तकरीबन 5-6% मिलता है। 4,000, 4,500। अब 1 लाख 4,500 बढ़ गया, और आपकी इन्फ्लेशन रेट कितनी बढ़ गई 1 साल में? लगभग 12% के आसपास। 10% ही बढ़ गई। 10 से 12। तो आपका तो 5.5% लॉस हो गया। अच्छा। हमें सेविंग करनी है बट इन्फ्लेशन से लड़के। तो हमारी सेविंग आनी चाहिए। सेविंग बैंक में क्यों करते हैं हम? सेविंग बैंक का पर्पस है कि कभी भी जाए निकाल ले। तो आज के है ना, इसी इमीडिएट। तो इतनी सेविंग रखो जो नेसेसरी, आपको जब जरूरत पड़े निकाल लो, बस 10-20-50 हज़ार लाख रुपए डिपेंड करता है। और बाकी जरूरत क्या है? आपके हेल्थ इंश्योरेंस है, कार्ड के कैशलेस में, आप क्या जरूरत पड़ेगी पैसे की? आपको इमरजेंसी कोई आ गई तो क्या जरूरत पड़ेगी? तो
आपका म्यूचुअल फंड में आप आज क्लिक करो, कल को 24 घंटे 48 घंटे पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, शेयर में, आप क्लिक करो, 24 घंटे में आपके पैसे अकाउंट में आते हैं। तो वो भी तो आपको, बट फर्क क्या है, इक्विटी में हो सकता है कि मार्केट कम डाउन होने से कम ज्यादा हो जाए, लेकिन अगर आप इसलिए पैसा रख रहे हो कि भाई कल को इमरजेंसी है तो कहां से आएगा पैसा, तो बेटर वही है इक्विटी में। बैंक में क्यों रख रहे हो? बैंक में तो सेविंग को किलिंग कर रहे हो आप। अच्छा, तो ये प्रैक्टिस वाजिब नहीं ये है। आज से 25-50 साल पहले हमारे बाप दादाओं को पता नहीं था, बेचारों को जो भी था, जो बहुत जमींदार लोग होते थे वो क्या करते थे, जमीनें खरीदते थे। हाँ, ये तो हाई रिटर्न वाली चीज है। हाई रिटर्न, तो अब लोगों को हाई रिटर्न अब समझ में आती है, पहले नहीं समझ में आती थी। पहले जमीनें हाई रिटर्न अब समझ में आती है। अच्छा, अब जमीन खरीदने के लिए हमें मोटा पैसा चाहिए, अब मोटा पैसा आता नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, भाई कोई बात नहीं, धीरे इकट्ठा करो, सेविंग करो, फ्रॉम द गोल्ड करो। आप फिजिकल गोल्ड लो, फिजिकल नहीं ले सकते तो आपका इसमें डिजिटल गोल्ड आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब मोदी जी की स्कीम आई थी, बहुत बढ़िया, स्वर्ण गोल्ड बोर्ड की स्कीम आई थी, 27,000 रुपए से स्टार्ट हुई थी, आज 86-88,000 रुपए पे देखो। 10 साल में कहां सेविंग मिलेगी? 10 साल में जिसने स्वर्ण गोल्ड बोर्ड खरीदा होगा, कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया। तो ये 7 साल पहले जो स्कीम क्रिएट हुई, तो ये आप लोगों को सेविंग के सेक्टर बदलने पड़ेंगे। आपको सेविंग करनी चाहिए, कुछ पार्ट इक्विटी में हो, कुछ पार्ट आपका म्यूचुअल फंड में हो, कुछ पार्ट आपका गोल्ड में हो, फिजिकल में हो, डिजिटल में हो, और कुछ पार्ट आपका, बहुत कम पार्ट लिक्विड बैंक में हो, बस। बिल्कुल सर। और वो तीसरा सर, टर्म के बाद जो तीसरा पॉइंट था, देखो तीसरा जो मैं कह रहा था, हेल्थ इंश्योरेंस, और पहला बोला टर्म इंश्योरेंस, दूसरा सिप। अब सिप का मतलब क्या बताया था मैंने, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हर महीने हमें एक फिक्स होता है। देखो हमारी मेंटलिटी जो है ना, हमारे हिंदुस्तान में हम सब लोग है ना, काम करते प्रेशर से, हमारी आदत है प्रेशर से काम करने की। बिना प्रेशर के काम नहीं करते हम, बिना प्रेशर के काम करते हैं तो आज हम सब्जी भी प्रेशर से बनती है, दाल भी कुकर में प्रेशर से बनती है। बिल्कुल सर। आज की डेट में हम फ्रेश होने जाते हैं तो भी प्रेशर ढूंढते हैं, प्रेशर होगा तभी जाएंगे। और नहीं, पहले क्या आता, सुबह उठे जंगल में चल दिए, बिल्कुल, खेत में जा रहे हैं, अपना प्रेशर आ जाएगा, लेकिन अब तो प्रेशर जब आएगा तभी जाएंगे। तो ऐसे में हमारे प्रेशर के लिए क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। जब आपको पता है कि हर महीने 2,000, हर महीने 4,000 रुपए आपको किस्त आपकी जानी है, तो एवरी मंथ योर अमाउंट इन्वेस्ट इन द इक्विटी एज ए म्यूचुअल फंड, दैट वाज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हर महीने आपकी इनकम का एक हिस्सा अपने हिसाब से, कोई 2,000, कोई 10,000, 20,000, जो भी आपकी इनकम है। मैं तो अभी भी कहता हूं, हर व्यक्ति को जो अपनी जिसकी जितनी इनकम है, उस इनकम का 10% नेसेसरी है, 10% आप सिप में डालें, राइट ना। जो मैंने आपको पोर्टफोलियो बताया कि अपनी टोटल सेविंग का 40% आप इक्विटी में डालिए, शेयर्स में डालिए, 30% गोल्ड में डालिए, और 30% आप इंश्योरेंस सेक्टर में, हार्ड में डाल दीजिए। इंश्योरेंस जैसे इंडोमेंट प्लान्स होते हैं जिसमें जल्दी से पैसा निकलता नहीं है, तो वो एक, या एफडी समझ लीजिए, या डाक खाने की स्कीम समझ लीजिए। 30% पैसा वो ऐसा है जो हार्ड स्ट्रॉन्ग सेविंग है, और 30% आपका गोल्ड में पड़ा हुआ है, वो भी 100% लिक्विड है, और 40% इक्विटी में। तो इंसान को जो अपनी सेविंग का 100% को 40-30-30 में बांटना चाहिए, और जितनी एज है उस एज का 100 में से लेस कर दो, और जितना परसेंट बचता है उतना सेविंग होना चाहिए। अब 18 साल का बच्चा कोई कमाना शुरू कर दे, खर्चे कुछ नहीं होते, आप समझिए, खर्चे नहीं होते, उसके क्या खर्चे हैं, अभी तो बीवी नहीं, शादी नहीं, बिल्कुल। तो 100 में से 18 लेस करो, 82% बचत का, 82 अपनी इनकम का 82% को बचाना ही चाहिए। वो नहीं बचाते, वो ज्यादा यूज कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, तो लास्ट समझते हैं कोई लायबिलिटी है नहीं, कोई लायबिलिटी है नहीं, कर जाते हैं खर्चा कर। यहाँ पे क्या है, लोग आईफोन खरीदते हैं 1.5 लाख रुपए का, जिसकी इनकम 10,000 रुपए नहीं है, वो 1.5 लाख का आईफोन खरीदता है। और अमेरिका में जिसकी 1.5 करोड़ की इनकम है, वो 1.5 लाख का फोन नहीं खरीदता। यहाँ हम ईएमआई पर काम कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट का सही तरीका नहीं है। आपको आर्थिक समस्याओं से बचने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि आप इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जब तक आप सेविंग करना शुरू नहीं करेंगे, आप आगे वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे, और वेल्थ क्रिएट अपने लिए ही है, बिल्कुल, इट्स नेसेसरी। क्योंकि हमारा, अगर आज हम देखो, जितने प्राइवेट सेक्टर लोग काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, कल को हम बीमार पड़ जाएं, हम काम ना कर पाए, काम छूट जाए, क्या करोगे आप? तो कंक्लूजन सर ये रहा कि जो सबसे पहले किसी व्यक्ति को ये जानना है कि अमाउंट मतलब कितना वो कमा रहा है, बिल्कुल, और जो प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट मार्केट है, उसमें वो कितना
इन्वेस्ट करे, कितना सेविंग करे, ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, तरीका यही तभी है। जाके वो सरवाइव कर पाएगा। नहीं तो जो वो समस्याएं हैं वो कभी वो ईएमआई में दबता रहेगा, वो दबता चला जाएगा, वो कभी उभर नहीं पाएगा, समस्या रहती है बिल्कुल। उसकी। और इसीलिए आपने कहा कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, हाँ, शायद यही मिसमैनेजमेंट। अमीर अमीर इसलिए है, वो ये नहीं है कि उसके पास पैसा बहुत है, नहीं। लोग सोचते हैं अरे भाई तो बहुत पैसे वाला, अरे पैसे वाला नहीं है, उसने पैसे की प्लानिंग को समझा है। बिल्कुल सर। और गरीब व्यक्ति पैसे की प्लानिंग समझना नहीं चाहता, वो चाहता है, वो कहता है कि हम पे पैसे नहीं तो क्या समझेंगे। अरे भैया पैसा नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता। मैंने लाइव बता रहा हूँ, मेरे एक रिलेटिव में है, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे यार दोस्तों में मेरे खास भाई है, 15-20 हजार रुपए की तनख्वाह से भी उसने वेल्थ क्रिएट कर लिया। वाह। मतलब 20,000 रुपए की तनख्वाह थी तो भी उसने वेल्थ क्रिएट कर, उसको पता उसकी लड़की है, उसको शादी करनी है, उसने अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करवाया, क्योंकि उसने सिस्टम को समझा। और यहाँ लोग लाख रुपए महीना कमाते हैं, और मुझे तो वो बड़े बेवकूफ व्यक्ति लगते हैं। मैं आपको सही बताऊं, ऐसा शब्द मुझे गलती से बोल रहा हूँ जी मैं, है कि जिसको एक पता है कि मेरी इनकम का सोर्स इतना है। मान लो किसी का रेंट आता है, किसी की सैलरी आती है, उसे पता है कि मेरे को 40,000 महीने ही आने हैं, तो वो इजिली अरेंज कर सकता है, अपनी लाइफ को आराम से मैनेज कर सकता है। जिसकी लाइफ के अंदर उसे पता है कि मेरा फिक्स अमाउंट आता है, वो अपनी लाइफ को सही मैनेज कर सकता है। जो अनसर्टेन व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, अब बिजनेसमैन को पता ही नहीं बेचारे को कब इनकम आएगी। आप टीचर हो, आपको नहीं पता कि अगले साल आपके हाथ में 2 लाख आएंगे या 2,000 आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। आपको तो आपके लिए टिपिकल हो सकता है, लेकिन जिसके पास फिक्स अमाउंट आता है उसके लिए टिपिकल नहीं है, चाहे वो फिक्स अमाउंट छोटा हो चाहे कितना बड़ा हो। लेकिन जो फिक्स आते हैं ना, वही लोग ज्यादा परेशान होते हैं। उनके दिमाग में रहती है अरे हम तो फिक्स आता, हम इसमें क्या करें। तुम तो वो बिजनेसमैन आदमी, उनके पास तो आ जाता है, अरे उनके पास ज्यादा दिक्कत है। तो सर्टेनिटी समझनी चाहिए कि हमें अपनी आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है कि आप सबसे पहले, सभी लोगों को मैं तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, भैया हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो, टर्म इंश्योरेंस जरूर लो, और फिर कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करो। सिप में करो, म्यूचुअल फंड में करो, इक्विटी में करो, गोल्ड में करो, इट्स नेसेसरी। बड़ा पैसा है तो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट नहीं है तो सबसे बढ़िया तरीका ये है। तो मेरे हिसाब से जो आपकी नई पैसों की पाठशाला शुरू हुई है, तो कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति को चाहिए कि जो जुड़ करके और वो अपने फाइनेंशियल चीज, जो सिचुएशन है, इनकम है, उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना सीखे। बिल्कुल, पोर्टफोलियो बनवाए, हम उसके ऊपर डिस्कस, उसके इनकम के हिसाब, जैसे आपकी इनकम कितनी, आपकी एज क्या, हम बना सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन है। हाँ, तो ये तो सबका पर्सनल है, वो पर्सन टू पर्सन मिलके ही किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप कि हम लोग भी रिकमेंड करेंगे और हम लोग भी करेंगे इस चीज करना को, तभी चाहिए। तो सर मैं कहता हूँ स्ट्रॉन्ग सेविंग इज नेसेसरी जी। समस्याएं आती हैं, कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत दिक्कत हुई, कोविड में वही सर्वाइव कर पाया जिसका दिमाग थोड़ा सा फाइनेंशियली चलता रहा सही। दिक्कतें तो बहुत आई, बिल्कुल सर, और आती हैं और आती रहेंगी, अगला कोविड भी आ सकता है, डोंट माइंड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, आपने समय दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों से, फिर भी सभी साथियों से, भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, कभी भी आप आए, अपने किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग के समझने के लिए संपर्क करें। आपके मुकुटमणि गर्ग एवं गर्ग आपके साथ हमेशा 27 साल के अपने इस अकाउंट्स के अनुभव के साथ आपके साथ हैं। कभी भी समझे, फिर भी सबको राय है कि अपनी आर्थिक समस्या को आर्थिक समस्या ना रहे। हम गरीब पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन गरीब मरना ये हमारी अपनी बदनसीबी होगी। थैंक यू।